हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पीसीएल TG2 का मॉडल पेपर नंबर 1 का पार्ट बी लेके आया हूँ, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊँगा। पार्ट सी में आपको 50 क्वेश्चंस और सॉल्व कराऊँगा। तीनों पार्ट्स को मिला के एक मेरा मॉडल पेपर 1 तैयार हो जाएगा। अगर आप इस मॉडल पेपर को देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, पढ़ते हैं और इनको नोट्स बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप यूपी पीसीएल के TG2 एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रृंखला कुंडलित जनित्र, शंट जनित्र और योगी जनित्र डैश डैश डीसी जनरेटर के उदाहरण हैं। स्व उत्तेजित स्थायी चुंबकीय, पृथक उत्तेजित अभिविन्यास। देखिए क्या होता है, जो आपका शंट, देखिए जनरेटर दो होते हैं। एक होता है सेल्फ स्टार्टेड और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और जो सेल्फ स्टार्टेड होता है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आपका शंट वाउंड जनरेटर, दूसरा होता है सीरीज वाउंड जनरेटर, और चौथा होता है कंपाउंड वाउंड जनरेटर। तो क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछ रहा है कि शंट वाउंड जनरेटर, सीरीज वाउंड जनरेटर और कंपाउंड वाउंड जनरेटर किस डीसी जनरेटर के उदाहरण है। तो स्व उत्तेजित को बोलते हैं हम लोग सेल्फ स्टार्टेड। क्या बोलते हैं? सेल्फ स्टार्टेड। तो बच्चों मैंने आपको बताया ये क्या है, तीनों जनरेटर क्या है, सेल्फ स्टार्टेड होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विद्युत मशीन में समानता कौन से 2 मुख्य भाग होते हैं? कार्बन ब्रश और रोटर, मुख्य ध्रुव मेन पोल और अंतर ध्रुव, स्टेटर और रोटर, दिक् परिवर्तक और अंतर ध्रुव। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, जो मशीन होती है इसके 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका स्टेटर और दूसरा आता है आपका रोटर। अगर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि डीसी मशीन में, तो डीसी मशीन में इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर। डीसी मशीन में इसको बोलते हैं हम लोग आर्मेचर। और अगर एसी मशीन होगी तो वहाँ पे रोटर कहलाएगा। तो बच्चों आपका आंसर 3 सही है, स्टेटर और रोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? संचयी बहुपद, विभेदक बहुपद, शंट जनरेटर और सीरीज। देखिए बूस्टर के के लिए हम लोग सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और जो शंट जनरेटर होता है ये बैटरी चार्जिंग के लिए होता है, बैटरी चार्जिंग के लिए, और ये एज अ बूस्टर यूज़ होता है, बूस्टर की तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल की बैटरी को आवेशित चार्ज करने के लिए कौन सा जनित्र उपयोगी है? देखिए मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बैटरी चार्जिंग में हम लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। श्रेणी जनित्र, विभेदी कंपाउंड, शंट जनित्र, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शंट जनित्र का हम लोग प्रयोग बैटरी चार्जिंग में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कम्यूटेटर से धारा संग्रहित करता है? बेयरिंग प्लेट, कार्बन ब्रश, टर्मिनल ब्रश। तो एक्चुअली क्या है बच्चों, जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर ये क्या करता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी में जनरेटर के केस में करता है और डीसी को एसी में मोटर के केस में करता है। अब जो आपकी धारा होती है वो कहाँ होती है? कार्बन ब्रश में संग्रहित होती है, कार्बन ब्रश। मतलब जो बाहरी सर्किट हैं उनको हम जो धारा पहुंचाएंगे कार्बन ब्रश के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो आंसर क्या होगा आपका? कार्बन ब्रश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध डैश डैश के बराबर होता है? क्षेत्र, प्रतिपूरक ध्रुव, कम्यूटेटर, आर्मेचर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? क्षेत्र के, फील्ड के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किसमें नहीं किया जाता? खराद मशीन, मशीन टूल्स, कास्ट कार्य मशीन, वुड वर्किंग मशीन, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में हम लोग डीसी शंट मोटर का प्रयोग नहीं करते, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डीसी शंट मोटर की क्षेत्र कुंडलन फील्ड वाइंडिंग को शून्य भार पर खुला छोड़ा जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव होगा? तीव्र गति से चलेगी, जल जाएगी, बंद हो जाएगी, शोर करेगी। तो बच्चों क्या होगा? तीव्र गति से चलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर डैश डैश का हिस्सा? डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, ट्रांसफार्मर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डीसी मोटर। कम्यूटेटर जो होता है डीसी मोटर का हिस्सा होता है। और इंडक्शन मोटर पे आपका स्लिप रिंग यूज़ होता है। क्या होता है? स्लिप रिंग यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर का प्रारंभिक टार्क डैश डैश होता है? बहुत कम होता है, शून्य होता है, मध्यम होता है, उच्च होता है। तो जो आपकी डीसी सीरीज मोटर होती है, डीसी सीरीज मोटर, इसका जो टार्क होता है वो क्या होता है बच्चों? हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। तो उसमें हाई आंसर बिल्कुल सही है, उच्च बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिश धारा शंट मोटर के लिए गति नियंत्रण की प्रतिरोधक विधि में आर्मेचर अपवर्तक का उपयोग विधि को डैश डैश बनाता है? तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त, भार बदलने के लिए अनुपयुक्त, कम खर्चीला, कम अपव्ययी। तो बच्चों आंसर पहला आपका बिल्कुल सही है, तेजी से बदलते भार के लिए उपयुक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिष्ट धारा मोटर कब अतिचालित होती है? भार में वृद्धि होने पर, क्षेत्र के खुले होने पर, आर्मेचर धारा के खुले होने पर, भार हटने पर। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि जो डीसी मोटर होती है, ठीक है, उसकी जो स्पीड होती है, ठीक है, वो लोड पर भी डिपेंड करती है। तो अगर हम सडनली बाहर हटा देंगे, ठीक है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्ट धारा मोटरों में स्टार्टर डैश डैश के लिए आवश्यक है? मोटर चालू करने, मोटर में तेजी लाने, फ्यूज को उड़ने से रोकने, अतिरिक्त प्रवर्तन धारा को बचने। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो क्या होती है मोटर, जो डीसी मोटर्स होती हैं उनमें स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू हाई होती है। करंट क्या होती है? हाई होगी। करंट हाई होगी जिसके कारण क्या होगा? वाइंडिंग जल सकती है। वाइंडिंग क्या हो सकती है? जल सकती है। और फाउंडेशन
फाउंडेशन को उखाड़ सकती है, फाउंडेशन को उखाड़ सकती है। ठीक बच्चों, जिसके कारण क्या होगा, जब स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाइंडिंग जल सकती हैं और उसका टार्क भी क्या हो जाएगा, क्योंकि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर क्या होगा, मोटर में करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, टार्क की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जो टार्क की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वो फाउंडेशन को भी उखाड़ सकती है और वाइंडिंग भी जल सकती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। स्टार्टर कई प्रकार का होता है, 2 पिन स्टार्टर होता है। क्या होता है बच्चों, 2 पिन स्टार्टर होता है, 3 पिन स्टार्टर होता है, 4 पिन स्टार्टर होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें कई रेजिस्टेंस जो होते हैं सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सीरीज में लगे होते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, करंट को स्टार्टिंग में कंट्रोलिंग के लिए करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, अतिरिक्त प्रवर्धन धारा से बचने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंट मोटर में फ्लक्स स्थिर रहता है, इसलिए बल आघूर्ण डैश डैश होता है। आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती, फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती, सीधे आर्मेचर धारा के अनुपातिक और गति के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, गति के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला नियम है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, एम्पियर का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कॉग स्क्रू नियम। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड रूल। और डीसी जनरेटर के केस में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ये बच्चों याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मोटर की इलेक्ट्रिकल दक्षता निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है, इनपुट पावर माइनस कुल लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर माइनस कॉपर लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर माइनस इनपुट लॉसेस अपॉन इनपुट पावर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो इफ़िशियंसी होती बच्चों, ये क्या होती है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है। हम आउटपुट को क्या लिख सकते हैं, इनपुट पावर में से अगर हम लॉसेस को घटा दें तो आपकी आउटपुट पावर हो जाएगी, इनपुट पावर माइनस लॉसेस, टोटल लॉसेस अपॉन इनपुट पावर। तो ये भी एक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस हिसाब से आपका पहला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में समांतर पथों की संख्या के समान होती है, पोल संख्या के 1.5 गुना, पोल संख्या के दुगनी, पोल संख्या की संख्या और पोल संख्या की से दुगनी। तो बच्चों आपसे पूछ रहा है कि लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग में क्या होता है बच्चों, अगर लैप वाइंडिंग है, अगर लैप वाइंडिंग है तो क्या होगा, ए बराबर पी होगा, मतलब जो समांतर पथों की संख्या क्या होगी, वो पोल्स की संख्या के बराबर होगी। अगर वेव बाइंडिंग है बच्चों, अगर वेव बाइंडिंग है तो ए बराबर 2 होगा। तो बच्चों आंसर आपका क्या है, तीसरा बिल्कुल सही है, पोल की संख्या के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति पर क्या प्रभाव होता है, स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, घटती बढ़ती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, घटती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
डीसी मोटर का शुरुआती प्रतिरोध आमतौर पर डैश डैश होता है, बहुत कम होता है, लगभग 200 ओम होता है, 250 ओम से 300 ओम होता है, तो बहुत उच्च होता है। तो बच्चों इनसे आंसर क्या होगा, बहुत कम होता है। अगर बहुत कम होता है इसलिए बच्चों क्या होता है, करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? एलईडी, ट्रांसफार्मर, दहन इंजन, CFL। तो बच्चों जो ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, वो क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है। किस पे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर में यदि माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है तो यह किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है? डीसी वितरण पर आधारित ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ, तीनों ट्रांसफार्मर बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि स्टेप डाउन के बारे में पहले पढ़ेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इसमें N1 के जो टर्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, N2 से ज़्यादा होते हैं, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पे आप 220 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, 110 वोल्ट मिलेगा। वो टर्न्स पे डिपेंड करता है, किस अनुपात में टर्न्स हैं। ठीक, अब चलिए बात करेंगे स्टेप अप की ट्रांसफार्मर की। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसमें क्या होता है, N2 बड़ा होता है N1 से। मतलब अगर N1 पे टर्न्स कितने हैं आपके 220 सप्लाई, सॉरी अगर आप 110 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं तो आउटपुट पे कितना आपको मिलेगा, 220 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी। ठीक है, अब आते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें क्या होते हैं, नो लॉसेज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, नो लॉसेज होते हैं, नो वोल्टेज ड्रॉप, नो वोल्टेज ड्रॉप, 100% इफिशियंसी, 100% इफिशियंसी। तो बच्चों क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर में यदि प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, ठीक है, तो यह किस प्रकार, अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर की कौन सी जांच उसके नियमन, दक्षता और तापन की जानकारी देता है? खुला परिपथ जांच, बैक टू बैक जांच, हाफ किशन जांच, लघु परिपथ जांच। तो बच्चों आंसर क्या होगा, बैक टू बैक जांच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिणाम में 9 हानियाँ पाई जाती हैं, कोर में, वाइंडिंग में, कूल चालक तेल में, मुख्य टैंक में। देखिए आयरन लॉसेज जो होती हैं बच्चों, आयरन लॉसेज जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती है, कोर में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, कोर में। आयरन लॉसेज दो होते हैं, एक होता है आपका एडी करंट लॉस, दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए एडी करंट लॉस को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लैमिनेट करते हैं, कोर को लैमिनेट कर देते हैं। और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हमको सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं, सिलिकॉन स्टील। ठीक, और बच्चों जो कोर वाला मतलब आयरन लॉसेज जो होती है इनको कोर लॉसेज भी कहते हैं। ये क्या होती है, फिक्स्ड होती हैं। क्या होती हैं, ये फिक्स्ड होती हैं। अब आते हैं जो आपकी कॉपर लॉसेज होती हैं, कॉपर लॉसेज वो कहाँ होती है बच्चों, ये वाइंडिंग्स में होती है। कहाँ होती है, वाइंडिंग्स में होती हैं। और ये क्या होती हैं, वेरिएबल होती हैं, लोड पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती हैं, लोड पे डिपेंड करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक
फेरो वाले एक परिणामित्र को 110 वोल्ट सप्लाई धारा आपूर्ति की जाती है, द्वितीयक वोल्टेज ज्ञात कीजिए। आपसे पूछ रहा है V2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, N2 क्वेश्चन में फिर से देख लेते हैं। चलिए 800 प्राथमिक और 200 द्वितीयक फेरों वाले एक परिणामित्र ट्रांसफार्मर को 110 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा AC सप्लाई से आपूर्ति की जाती है, द्वितीयक वोल्टता ज्ञात करना है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो देखा जाए तो N2/N1 = होता है V2/V1। यहाँ पे आपको N2 वैल्यू क्या दी है, ये दी आपको 200 और इसकी वैल्यू दी है 800। आपको द्वितीयक वोल्टेज निकालना है और V1 की वैल्यू क्या दी इन्होंने, 110। तो यहाँ से अगर हम V2 की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, 200 गुणे 110/800, ये कैंसिल हो गया 4। तो 110 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका आएगा तो बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 110/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 27.5 आएगा, 27.5। ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो होगा ये 25 वोल्ट के बराबर होगा, 25 वोल्ट के बराबर हो। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, 25 वोल्ट इज़ अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है, प्राथमिक वाइंडिंग से, द्वितीयक वाइंडिंग से, प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों से, सीधे हाई टेंशन लाइन से। तो बच्चों आंसर क्या होगा, द्वितीयक वाइंडिंग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर के स्कॉट संबंधक को डैश डैश भी कहा जाता है, VV, TT, YY, डेल्टा डेल्टा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, TT। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में 4 वाइंडिंग होती है, 1 वाइंडिंग होती है, 3 वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बच्चों एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है बच्चों, सिंगल वाइंडिंग होती है। इसी वाइंडिंग से हम प्राइमरी सेकेंडरी का यूज़ करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सिंगल वाइंडिंग होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एनालॉग प्रकार के माप यंत्र का उपयोग DC के मापन के लिए नहीं किया जा सकता, हॉट वायर, चल लौह प्रेरण, स्थायी चुंबक बल कुंडलन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, प्रेरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC मापन के लिए वोल्ट मीटर के मल्टीप्लायर की प्रतिबाधा आपूर्ति के साथ परिवर्तन होनी चाहिए, आपूर्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए, परिणाम के साथ परिवर्तित, आर्द्रता के साथ परिवर्तित। तो बच्चों से आंसर क्या होगा, आवृत्ति के साथ स्थिर रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मेगर का उपयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, निम्न प्रतिरोध, धारा, वोल्टेज, उच्च प्रतिरोध। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उच्च प्रतिरोध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमीटर की रेंज को एक डैश डैश मान प्रतिरोध का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है, निम्न, मध्यम, उच्च, अत्यंत उच्च। तो बच्चों आंसर क्या होगा, निम्न। निम्न इज अ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चल लौ प्रकार के एमीटर में कुंडली में डैश डैश होती है, पतले तार और फेरों की अधिक संख्या, मोटे तार और फेरों की कम संख्या, पतले तार और फेरों की कम संख्या, मोटे तार और फेरों की अधिक संख्या। तो बच्चों आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 500 स्लिप पर चलती है, इसकी तुल्यांक की गति क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अब देखिए बच्चों इसमें क्या क्या दिया है। ये आपको दी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी है 50 हर्ट्ज,
यहाँ पे पोल कितने दिए हैं, 2, पी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, आपसे तुल्यकालिक गति पूछ रहा है, तो तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला होता है NS = 120 F/P। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 120 पोल, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी होगी 50, पोल आपके 2, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, 6 पंचे 30, 3000 RPM। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 60 के कोण पर होते हैं, एक दूसरे से 180 के कोण पर होते हैं, एक दूसरे से 120 के कोण पे होते हैं, एक दूसरे से असमान कोणों पे। तो बच्चों क्या होगा, 120 के कोण के डिफरेंस, एंगल पे डिफरेंस पे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किससे बचने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है? क्रॉलिंग, आर्द्रता हानि, संक्षारण, तापन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्रॉलिंग से बचने के लिए हम लोग टेढ़ा कर देते हैं। चलिए, डैश स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, स्टेप डाउन स्टार्टर, ट्रांसफार्मर स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति दी जाती है। यदि स्लिप इतनी है तो रोटर की गति क्या होगी? तो चलिए इसको निकालते हैं बच्चों। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, इसमें क्या दिए आपको, पोल आपको दिए हैं 8, ये 8 पोल दिए हैं। वोल्टेज आपको कितना दिया है, 400 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, 50 हर्ट्ज दी है। स्लिप आपको एस की वैल्यू कितनी दी है, 4%, मतलब 4/100। आपसे क्या पूछ रहा है, रोटर की NR पूछ रहा है, NR। ठीक, तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, NS की वैल्यू निकालेंगे। तो NS = क्या होता है, 120 F/P। तो 120, फ्रीक्वेंसी आपकी 50 होगी, पोल आपके दिए हैं 8, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 750। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 850। देखिए 120 × 50 फ्रीक्वेंसी और 8 पोल होगी। अब देखिए R जो होता है, NR होता है, ये होता है NS × 1 - S होता है। ठीक है, तो देखिए NS की वैल्यू क्या होगी, 750, ये 1 हो गया, और S की वैल्यू 4/100 हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, 750 गुणे ये हो जाएगा 100 - 4/100। तो इसको सॉल्व करेंगे 750, तो ये हो जाएगा 96/100। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 720 RPM। कितना आएगा, 720 RPM। तो आपका 720 RPM बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डैश की आवश्यकता होती है। मध्यम शक्ति कारक, उच्च प्रारंभिक टार्क, मध्यम प्रारंभिक करंट, कम प्रारंभिक करंट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, उच्च प्रारंभिक टार्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में स्लिप रिंग बना होता है एल्युमिनियम का, कार्बन का, कॉपर का, फास्फोर, ब्रॉन्ज का। तो क्या इसका बना होता है, फास्फोर और ब्रॉन्ज का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण मोटर में प्रतिशत अंतर स्लिप डैश की सीमा में पाया जाता है। 1 से लेकर 100%, 5 से लेकर 10%, 1 से लेकर 10%, 1 से लेकर 5%। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 1 से लेकर 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर में टार्क निम्नलिखित किसके समानुपाती है, स्लिप के, 1/s के,
एस स्क्वायर के 1 माइनस एस के, तो स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बच्चों आपको UPPCL TG2 में सिलेक्शन लेना है तो मेरे द्वारा बनाए गए मॉडल पेपर्स, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेक्चर्स को देखते चलिए, समझते चलिए, शेयर करते चलिए और सब्सक्राइब करते चलिए, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अन्यथा आपका तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर्म भरने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, जिससे उनका भी भला हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता निम्नलिखित में से किस में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग नहीं किया जाता है? मिक्सर ग्राइंडर में, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में, ड्रिलिंग मशीन में, सिलैग मशीन में। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में जो है हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते? प्रतिष्ठंभ मोटर, प्रतिष्ठंभ मोटर बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, रिलक्टेंस मोटर, यूनिवर्सल मोटर, DC शंट मोटर, सैथिल मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? यूनिवर्सल मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रचालन शक्ति गुण उच्च होता है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, सैडेड पोल मोटर, इसको छादित ध्रुव मोटर भी कहते हैं, प्रतिरोध स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण रन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टेपर मोटर मूलतः एक डैश डैश होती है। DC शंट मोटर, तुल्यकालिक मोटर, DC सीरीज मोटर, प्रेरण मोटर। बच्चों आंसर क्या होगा? ये एक सिंक्रोनस मोटर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल मोटर को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। AC श्रेणी मोटर, DC कंपाउंड मोटर, संधारित्र प्रवर्तित मोटर, शंट मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? AC सीरीज मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू सीलिंग पंखा डैश डैश का एक उदाहरण है। एकल फेज प्रेरण मोटर, 2 फेज प्रेरण मोटर, DC मोटर, ब्रश रहित DC मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 2 फेज प्रेरण, एक सिंगल फेज प्रेरण मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। स्थायी संधारित्र मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? छेद करने वाली मशीन के लिए, छत वाले पंखे और मेज वाले पंखे, फैन और के लिए, कपड़े धोने वाली मशीन के लिए, पीसने वाली मशीन के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? इसमें ऑप्शन आपका सेकंड सही है, छत वाले पंखे और टेबल फैन के लिए। चलिए बच्चों सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी एकल फेज मोटर की चक्रण दिशा को डैश डैश के द्वारा बदला जा सकता है। चल या प्रारंभिक वाइंडिंग टर्मिनलों के किसी एक में बदलाव, फेज के क्रम उलटकर, संधारित्र टर्मिनल को परस्पर बदलाव, फेज और न्यूट्रल की। तो बच्चों आंसर पहला बिल्कुल ऑप्शन सही है, चल या प्रारंभिक वाइंडिंग के टर्मिनल को किसी एक में से बदलाव पे। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों मेरे वीडियोस को जरूर देखिए। आप लोगों की मैं TG2 की तैयारी करा रहा हूँ, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। उद्योगों में सुरक्षा के उद्देश्य से सिंगल फेज मोटर डैश डैश द्वारा संचालित होती है। सिंगल फेज डोल स्टार्टर से, पॉइंट स्टार्टर से, बिना स्टार्टर के, स्टार्ट डेटा स्टार्टर से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंगल फेज डोल स्टार्टर। तो बच्चों आज मैंने आपको मॉडल पेपर फर्स्ट का पार्ट B बताया है। 1-2 दिन में मैं आपको पार्ट C भी बताऊंगा, ठीक है? थैंक यू।